दोस्तों, साल 2020 ऐसा साल जो शायद साल नहीं, अपने आप में एक पूरा वाकया है। इतिहास का एक ऐसा हिस्सा जिसमें डर है, लड़ाई है, अकेलापन है, बेरोजगारी है। पर ये सब इंसान को देन नहीं, बल्कि प्रकृति की इंसान को सजा है। कम से कम मुझे यही लगता है। आइए इसी साल में एक ऐसे शख्स से रूबरू होते हैं जिसने कोविड जैसी महामारी में अपना बहुत कुछ खोया। ये कहानी उसने मुझे सुनाई तो 2 पल को लगा उसकी पूरी जिंदगी खत्म सी हो गई। वो एक जिंदा इंसान से चलती फिरती एक लाश में तब्दील हो गया। पर हमें उसके बारे में न्यूज़ पर सिर्फ एक लाइन या एक वाक्य में खबर मिली। तो आइए उसी के शब्दों को बहाव देते हुए मैं आपको उसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है लॉकडाउन। माँ का फोन आया था। तबीयत बहुत खराब है, खांसी रुक ही नहीं रही। छोटे के हाथ कुछ पैसे भिजवाने को कह रही थी। मैंने कहा भिजवाता हूँ और खेती का हालचाल पूछने लगा। पता चला कि फसल बहुत अच्छी हुई है। 2-4 दिन में 2 मजदूर आ जाएंगे तो अगले हफ्ते में चना एकदम बढ़िया दाम दिलवा देगा। सुनकर मन एकदम खुश हो गया। 8 महीने से मैं और छोटे घर नहीं गए थे। फैक्ट्री में काम इतना बढ़ गया था कि मालिक ने कहा 1 महीना और रुक जाओ, गर्मियों में हो आना गांव। सोचा चलो कोई नहीं, कुछ पैसे और जुड़ जाएंगे। छोटा कब से जाने की जिद कर रहा था, पर मैंने उसे भी काम पे लगा रखा था। अब की साल गांव में घर के कमरे की छत डलनी थी। कुछ पैसे इकट्ठे होंगे तो एक कमरा और तैयार हो जाएगा। मालिक ने कहा था कि 15-20 हजार की मदद वो भी कर देंगे। माँ के समाचार छोटे को सुनाए तो वो जाने की जिद करने लगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर सोने भेज दिया। कमरे में राधा बैठे बैठे मेरी शर्ट की बाह पर टाँका लगा रही थी। मुझे देखकर मेरी कमीज लपेटकर पास वाली मेज पर रख दी और बोली खाना लगाती हूँ, छोटा तो खा चुका। राधा एक सीधी सादी लड़की थी, जितना बोलो उतना ही पता दुनिया में। माँ को लगा मेरा बेटा शहर में काम करेगा तो खाना खिलाने वाली तो चाहिए। 16 साल में गौना करा के मेरे साथ ही भेज दिया। 1 साल हो गया, पर अभी तक इसके लिए दिल्ली सिर्फ 1.5 किलोमीटर में खत्म हो जाती है। राधा के हाथ भी सीमेंट की टोकरी उठा उठाकर सख्त हो गए थे। पर घर खाली बैठे बैठे क्या करे, पूरा दिन वैसे भी नहीं कटता, तो 6-7 घंटे बिल्डर बाबू के यहाँ काम करने चली जाती है। दिन का 100 रुपया मिल जाता है, सब्जी भाजी आ जाती है। क्या बोली अम्मा? उसने हाथ पंखे से हवा खाते खाते पूछा। मैंने बता दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, दमा भी है तो शायद और कमजोर हो गई हैं। फसल भी कटाई के लिए तैयार है। 2-4 दिन में छोटे को गांव भेजना ही पड़ेगा। हमारा 1 कमरे का मकान था, पर आसपास 4 कमरे और भी थे, जिनमें दूसरे किराएदार रहते थे। ये लोग भी कहीं ना कहीं से शहर आए थे कमाई के चक्कर में, हमारी ही तरह। मकान मालिक बहुत ही बढ़िया आदमी था। उसके 3 मकान थे, सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हर मकान में ऐसे ही 3-4 कमरे हर तल्ले पर बनाकर उसने किराए पे दे दिए थे। हमें छत पे भी सोने देता था। मैं और राधा अपनी गृहस्थी 10 बाई 10 के कमरे में बड़े मजे से गुजार रहे थे। छोटे छत पे ही सोता था। मैंने अपना मोबाइल चार्ज से निकाला और न्यूज़ लगा ली। अमेरिका का लीडर वापस अपने देश जा चुका था। मोदी जी की बहुत वाहवाही हो रही थी। साथ ही चाइना की न्यूज़ भी आ रही थी। 1 हफ्ते से भी ऊपर हो गया था। वहाँ किसी महामारी ने सबको घेर रखा था। कई हजार लोग मारे जा चुके थे। चाइना के किसी मार्केट में लोग जानवर खाते हैं,
बताया जा रहा था कि चमगादड़ खाने से ऐसी बीमारी फैली है। मैंने राधा को ये सुनाया तो वो बोली, हाय राम, वहाँ चिकन मटन नहीं मिलता क्या, जो ये लोग रात के पक्षी पकड़ के खाते हैं? मैं हंस पड़ा। अगले दिन काम पे जाना था। थकान से वैसे ही नींद सी आने लगी थी। राधा ने अपनी सिलाई पूरी कर ली तो मैंने लट्टू बुझा दिया। अगले दिन फैक्ट्री में खाने की छुट्टी हुई तो मैं मालिक के कमरे की तरफ गया। मालिक किसी से कह रहे थे कि चीन के हालात अगर यही रहे तो वहां से सामान मंगवाना बंद कर देगी गवर्नमेंट। हमारे यहाँ कपड़ा वहीं से आता था। फैक्ट्री में टी शर्ट बनते थे और अलग अलग जगह सप्लाई होते थे। मालिक टहलते हुए किसी से फोन पे बतिया रहे थे, शायद रमेश बाबू से। रमेश बाबू कंपनी में मैनेजर थे। बहुत घूमने का काम था उनका। चीन भी जा चुके थे कई बार। मैं थोड़ा करीब पहुंचा तो ये बात तो साफ हो गई कि वो मैनेजर बाबू से ही बात कर रहे थे। मुझे देखा तो हाथ के इशारे से अंदर बुलाया। फोन रखकर पूछा, बोलो विनोद, क्या हुआ? मैंने बता दिया कि माँ गांव में अकेली है, पैसे भेजने हैं थोड़े। उन्होंने पूछा, कितने? मैंने बोला, 5-6 हजार शायद। उन्होंने अपने पर्स से 5,000 निकाल के दे दिए और बोला कि हिसाब रमेश को लिखवा देना, बाकी हिसाब तुम्हारी तनख्वाह में एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा, साहब थोड़े दिन की छुट्टी भी चाहिए थी। उन्होंने बजते हुए मोबाइल को हाथ में उठाते हुए बोला कि परसों रमेश आ जाएगा, उससे बात कर लो, वो दे देगा। मैंने राम राम की और बाहर आ गया। काम से घर लौटा तो राधा चौक के कोने में खाना बना रही थी। मुझसे पूछा कि बात की साहब से। मैंने 5,000 निकालकर उसे दे दिए और बोला कि संभाल के रख दो, 2-3 दिन में छोटे को भेज देंगे गांव। अभी हमें तो छुट्टी नहीं मिलेगी शायद। मैं अंदर जाकर लट्टू जलाकर बिस्तर पर लेट गया। छोटे अभी घर नहीं आया था। मोदी जी का संदेश आने वाला था, तब तक न्यूज़ चल रही थी। चीन के एक शहर में कर्फ्यू लग गया था। उस महामारी के चलते जिस किसी के बारे में पता चलता कि वो बीमार है, अस्पताल वाले उसे उठा के ले जा रहे थे। लोग रोड पर चलते चलते गिर रहे थे। सुनने में आ रहा था कि कोई कोरोना नाम का कीड़ा है जो श्वास से या छुअन से किसी के शरीर में उतर सकता है और उसके फेफड़े खा जाता है। फेफड़े खत्म तो इंसान खत्म। सोचकर डर सा लगता है। वहां के डॉक्टरों ने प्लास्टिक के सफेद जामे पहन रखे थे जो सर से लगाकर पैर तक थे। वो लोग बीमार को हाथ भी नहीं लगा रहे थे। न्यूज़ पे दिखा रहा था कि भारत में भी ये बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है। अगर सरकार ने ठोस कदम ना उठाए तो हमारे यहाँ भी चीन जैसा ही हाल होगा। फिर अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। 8 बज गए। मोदी जी ने बोलना शुरू किया। स्थिति को समझाते हुए उन्होंने हमारा साथ मांगा। चीन में फैली बीमारी के बारे में बताते हुए आपसदारी में दूरी बनाए रखने को कहा और विनती की कि हम पूरा एक दिन घर में रहें, बाहर कतई न जाएं, किसी से ना मिलें। जनता कर्फ्यू समझकर सब अपने अपने घर में रहें। मैं एकदम से उठ बैठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री बंद रहेगी या खुलेगी, पर बाद में ये साफ हो गया था कि सब बंद रहेगा। मैंने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए, एक भी छुट्टी नहीं की। चलो कल थोड़ा आराम ही हो जाएगा। आज बड़े दिनों बाद सब साथ थे। छोटे के कहने पर राधा ने थोड़े से आलू के पकोड़े बना दिए थे। बहुत देर गपशप हाँक कर माँ को फोन किया। उसे खांसी अब भी बहुत हो रही थी। तुलसी का काढ़ा पीने से थोड़ा गला आराम में तो था, पर सीने में जलन बहुत हो रही थी। मैंने माँ से बोला, पैसे मिल गए हैं, कल कर्फ्यू खुल जाएगा तो कुछ सामान लेकर भेजता हूँ छोटे को गाँव। सुनकर थोड़ी तसल्ली सी हुई माँ को।